हाँ जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपका स्टार्ट होता है गॉस साइडल आइट्रेशन मेथड। तो ये हमारे पास सिमिलर जैकोबिज मेथड जैसा ही एक मेथड है, ये कहने उसकी अपडेटेड फॉर्म है, ठीक है, अपडेटेड वर्जन कह सकते हो, ठीक है। तो इसमें ऐसा क्या मतलब कि बेनिफिशियल है कि हमने गॉस साइडल आइट्रेशन मेथड को कहने आगे डेवलप किया। इसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि बच्चों आपने जैसा कि देखा कि जो अपने पास से जैकोबी मेथड था उसमें आइट्रेशन मेथड से यानी कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस बहुत ज़्यादा थी उस आइट्रेशन मेथड में, हमें ज़्यादा से ज़्यादा आइट्रेशंस करनी पड़ती थी। जैसे आप बाइसेक्शन मेथड और उससे आगे आने वाली आप डेवलपमेंट देख सकते हो, जैसे न्यूटन रॉफसन मेथड आया तो उसमें आइट्रेशन कम हो गई। न्यूटन रॉफसन के बाद रेगुलर फाल्सी आया, उसमें मजीद अपने पास नंबर ऑफ आइट्रेशंस कम होती गई। तो जितना क्वेश्चन कह लें, जितनी मेजरमेंट्स का साइज कम से कम होगा, उतनी आपके कंप्यूटर के डिवाइस में अगर ये कैलकुलेशंस होती हैं तो वो कम से कम मेमोरी लेंगी, कम से कम बिट जो है वो कैरी करेंगी। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे फ़र्क क्या था बच्चों। फर्स्ट आपके कह लें कई स्टेप तो सेम है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका जो डायगोनल है वो डोमिनेंट है कि नहीं। डायगोनल ये वाले यानी एलिमेंट्स होंगे, देखें 83, 52 और 29। ये जो आपके पास यानी कि जो लीनियर इक्वेशंस है ना, आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसमें ये होना चाहिए जो फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों उसका जो इसमें आपने बच्चों जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम कहते हैं A1, ठीक है, और ये आपका एलिमेंट होता है B1, ठीक है, और ये नेक्स्ट जो आपका एलिमेंट है ये है आपका C1। इन सब की मैंने ली है आपके सामने मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसी तरह से ये आपका A2 एलिमेंट है दूसरी इक्वेशन में, यानी कि ये तरतीब वाइज ये एज अ जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ इनको। ये B2 होगा, ये एलिमेंट ये होगा आगे, यानी कि जो Z के साथ है वो C2 है, ठीक है। आगे इनकी बात करूं तो ये आगे D1, D2, D3, ठीक है बच्चों। इसी तरह से ये हमारे पास होगा A3, दिस इज योर B3, दिस इज योर C3, ठीक है। अब मैं आपको कंडीशन समझाता हूँ। कह लें कि इसके जो अपने पास डायगोनल है उसके डोमिनेंट होने का मतलब ये है बच्चों कि ये जो एलिमेंट है ना यहाँ पे डायगोनल इस तरह से बनता है ना, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो उसे हम कहते हैं यूनिटी डायगोनल। तो इसी तरह से यही चक्कर है, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यानी ये और ये यानी A1, B2 और C3 ये तीनों एलिमेंट्स हैं डायगोनल के, ठीक है बच्चों। तो इस डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं बच्चों वो बड़े होने चाहिए दूसरे दो एलिमेंट्स के सम के, मैग्नीट्यूड के सम के। अब देखो ये जो A1 है ना, ये डायगोनल का पहला एलिमेंट है पहली इक्वेशन में, तो ये जो इसकी मैग्नीट्यूड है ना बच्चों वो दूसरी दो एलिमेंट्स जो बचते हैं B1 और C1 उन दोनों की मैग्नीट्यूड के सम से ग्रेटर होनी चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे ये कंडीशन क्या वेरीफाई हो रही है, इसका मतलब मैंने ये लिखा ना, मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ उसका यही मतलब बनता है ना। देखो बच्चों A की मैग्नीट्यूड जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए B और C की मैग्नीट्यूड के सम से, ठीक है। तो गौर करो ऐसा बिल्कुल है। 83 जो है बच्चों 83 वो ग्रेटर हो जाता है अगर मैं 11 जमा 4 करता भी हूँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड में ये माइनस खत्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा 11 जमा 4 यानी 15 आएगा। तो 83 से 15 बच्चों ग्रेटर होता है, तो लिहाजा फर्स्ट कंडीशन तो वेरीफाई करते हैं, यानी ये इक्वेशन अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर डोमिनेंट ना हो तो हम रीअरेंज करते हैं। यह मैंने आपको ना जैकोबी मेथड में समझाया हुआ है, मैं वैसे यहाँ पे भी थोड़ा रिपीट कर दूंगा, टेंशन नहीं आपने लेनी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट नीचे देखें बच्चों, नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन में ये होना चाहिए, देखो अब ये फिर आप यहाँ पे डायगोनल का एलिमेंट बनता है ये वाला 52 आपका ग्रेटर होना चाहिए बाकी दूसरे दो एलिमेंट्स के सम के, मैग्नीट्यूड के सम के। तो ये देखो ये 50 यानी ये B2 बनता है ना, B2 बच्चों। अब मैंने ये साइडों पे ऐसे लिख दिया, यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, देखो ये बनती है इक्वेशन इसकी दूसरी इक्वेशन के लिए। B2 जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए A2 और C2 की मैग्नीट्यूड के सम से, ठीक है। तो यहाँ पे जरा गौर करो क्या ऐसा है। 52 जो है बच्चों देखो 52 ग्रेटर होता है, अगर 13 और 7 को जमा करें 20 बनता है, तो 52 बिल्कुल यानी 52 हमारा 20 से ग्रेटर है। तो ये एक इक्वेशन भी सेटिस्फाई करती है, यानी ये अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है इक्वेशंस। अगर तीसरी हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई तो फिर हम यहाँ पे ये मेथड लगा सकते हैं, यानी गॉस साइडल मेथड। अदरवाइज हमें एक स्टेप करना पड़ता है। अब तीसरी इक्वेशन में क्या होना चाहिए, डायगोनल का अब ये एलिमेंट बनता है, डायगोनल मैंने आपको बताया इस तरह से चलता आ रहा होता है। तो अब ये डायगोनल का एलिमेंट है, ये बच्चों ग्रेटर होना चाहिए, ये देखो ये C3 बनता है, तो C3 को ग्रेटर होना चाहिए बाकी दो एलिमेंट्स के सम से। तो ये अब ऐसे लिखा जा सकता था, मैंने लिख दिया, ठीक है। तो देखो 29 क्या ग्रेटर है बच्चों 8 जमा 3 से, बिल्कुल 8 जमा 3 करें 11 होता है, तो 11 यानी कि 29 इज ग्रेटर देन 11। तो लिहाजा ये इक्वेशन भी वेरीफाई कर गई। तो ये हमारा जो बच्चों
मैट्रिक्स है, यानी कि जो हमें 3 इक्वेशंस दी गई हुई हैं ये डायगोनल डोमिनेंट है, तो लिहाजा हम इनको इधर ही रहने देंगे, यानी इसी सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ऐसा होता, देखो बच्चों जस्ट लाइक मैं आपको सम एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे कि ऊपर वाली इक्वेशन को छोड़ दो यार, ये आपकी इक्वेशन वेरीफाई कर गई होती है, यानी आपका पहला एलिमेंट ग्रेटर होता है, ठीक है, इसी तरह से होता। बाकी फॉर एग्जांपल कह लें ये वाली इक्वेशंस आपके पास होती, लेट से आप कह लो यार, मैं मिसाली तौर पे एक लेने लगूँ, कौन सी मिसाल लेनी चाहिए आपके लिए, लेट से एक्स होता, ठीक है बच्चों, फिर आपके पास होता +2y प्लस यहाँ पे हम क्या रखें जी, क्या रखें, मुझे ना थोड़ा टाइम दें, मैं एक मिसाल बनाना चाह रहा हूँ जो मुझे सोचनी पड़ेगी। तो हाँ, तो बच्चों ये मैंने एज एन एग्जांपल 2 इक्वेशंस ले ली हैं। लेट्स से ये इन दोनों की जगह मेरे पास ये 2 इक्वेशंस होती, ठीक है, इधर कोई भी नंबर हो, इट डज नॉट मैटर। ये मेरी दूसरी इक्वेशन होती है, तीसरी इक्वेशन होती है। अब देखो दूसरी इक्वेशन में अब a2 की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 1 है, और उसके बाद b2 की वैल्यू 2 है, c2 की वैल्यू मेरे पास 4 है। अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर पा रही है, देखो b2 हमारे पास 2 है, जबकि b2 को ग्रेटर होना चाहिए a2 प्लस c2 से, तो a2 की वैल्यू 1 है, c2 की वैल्यू 4 है, तो ये क्या बन रहा है, 1 + 4 बच्चों 5 बन रहा है, यानी कि ये इक्वेशन यहां पे सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। तो फिर पता है मैं क्या करता, फिर मैं ना इस इक्वेशन पे ये वाला ही रूल लगा के देखता, यानी कि मैं क्या करता बच्चों, ये जो तीसरी इक्वेशन मेरे पास होती, यहां पे मैंने क्या किया, मैंने ये बच्चों मैंने एक अलग से ना क्वेश्चन बना दिया कि ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन होती है और बाकी ये 2 इक्वेशन लेट से होती, तो ठीक है। तो फिर पता मैं क्या करता, इस इक्वेशन के ऊपर भी वही फार्मूला लगा के देखता, यानी मैं लेट कर लेता कि जो a3 था मेरा उसको मैं a2 बना लेता, और जो मेरा कह लें b3 था उसको b2 बना के देखता, और c3 को c2 बना के देखता। तो अब देखो इनकी वैल्यूज अगर यहाँ पे अप्लाई करूँ तो b2 मेरा 5 होता, 5 इज ग्रेटर देन, देखो बच्चों a2 प्लस c2, a2 की वैल्यू 2 है और c2 की वैल्यू 1 है, तो 2 + 1 3, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। फिर पता हम क्या करते हैं, फिर हम इक्वेशंस की जगह चेंज कर देते हैं, यानी देखो बच्चों इसने क्या किया, इक्वेशन 2 यानी कि जो इक्वेशन 2 होनी चाहिए उसकी उसने वेरीफाई की है अपनी पोजीशन, तो लिहाजा यहां से पता क्या होता है, अब ऊपर वाली इक्वेशन को ना आप a3 बना लो, इसको b3 बना लो, यानी कि इनके एलिमेंट्स चेंज करके देखो, इसके ऊपर आप ये तीसरी इक्वेशन वेरीफाई करके देखो। तो अगर ऐसा हो c3 4 है, देखो 4 इज ग्रेटर देन a3 प्लस b3, a3 की वैल्यू 1 है और b3 की वैल्यू 2 है, 1 + 2, तो बिल्कुल ये इक्वेशन 3 पे वेरीफाई कर रही है। बच्चों देखो अब मैं आपको समझाता हूँ असल मतलब मेरी बात का। आपके क्वेश्चनर ने, यानी कि जिसने आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ था, उसने क्या किया हुआ था, उसने ना क्या लें इक्वेशंस को उल्टा सीधा करके लिखा हुआ था, यानी कि इक्वेशन जो आपकी तीसरे नंबर पे होनी चाहिए, तीसरी इक्वेशन होनी चाहिए, उसने उसको दूसरा इक्वेशन बनाया हुआ था, और जो दूसरी होनी चाहिए दूसरी, उसको तीसरी इक्वेशन करके लिखा हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, इनको रीअरेंज कर देंगे। ऐसी अगर आपके पास कोई कंडीशन आ जाए, तो जिनको अगर इस बात की समझ नहीं आ रही तो वो जकोबी का एक दफ़ा क्वेश्चन देखा है, उनको सही समझ आ जाएगी मेरी बात की। बस ये है बच्चों, आपने ना क्या लें इक्वेशंस को रीअरेंज करके कंडीशन को सेटिस्फाई करके अपने जो आपके पास जो मैट्रिक्स है उसको डोमिनेंट बनाना है, ठीक है, उसके डिटर्मिनेंट यानी कि ये जो आपके पास डायगोनल है उसका डोमिनेंट होना ज़रूरी है। अब आपने बच्चों इनकी इक्वेशन बना लेनी है। जो सबसे फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये तो आपको बस एग्जांपल के लिए समझाया है। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपने एक्स की इक्वेशन बनानी है। देखो बच्चों पहले नंबर पे 83x इधर ही रह जाएगा, ठीक है, मैं 83 यहाँ पे इसके साथ नहीं लिख रहा अभी, इज इक्वल टू 95 में से ये बाकी दोनों उधर चले जाएंगे। देखो ये आ जाएगा 95 माइनस 11y, ये माइनस उधर जाके +4z हो जाएगा। और देखो ये जो x के साथ 83 था ना, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1/83, क्योंकि मुझे फर्स्ट इक्वेशन में से x की इक्वेशन बनानी है, जो दूसरी इक्वेशन है उसमें से y की बनानी है, और तीसरी इक्वेशन में से मुझे z की इक्वेशन बनानी है। क्यों? क्योंकि मैंने डायगोनल की इक्वेशन बनानी है। डायगोनल का देखो ये इस तरह से डायगोनल आ रहा था ना, तो फर्स्ट में डायगोनल x के साथ एलिमेंट था डायगोनल का, तो सेकंड में y के साथ था, तो थर्ड में z के साथ था, तो इसीलिए अब हम इन्हीं की इक्वेशंस बना रहे हैं। तो दूसरी इक्वेशन में से मैं y की इक्वेशन बनाऊंगा। देखो 52y बच्चों अभी इधर ही है, ठीक है, 52 अभी इसके साथ है, क्योंकि इतना मैथ में आप यार कमजोर नहीं हो कि आप इस चीज को समझ ना पाओ। इधर था 104, ठीक है, 104 में से बच्चों देखो पहले नंबर पे जाके 7x माइनस हो गया, फिर हमारे पास जाके ये -13z भी उधर चला गया, ठीक है, यानी कि +13z था, उधर जाके -13z हो गया। अब y के साथ था हमारा 52 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी जानिब जाके डिवाइड हो गया, ये आ गया 1/52। ओके, अब नेक्स्ट तीसरी इक्वेशन बनानी है z के लिए। तो देखो z इधर ही रह गया बच्चों, ये बाकी सारी
सारी टर्म उधर चलेगी, यानी पहले नंबर पे आ गया 71 में से जाके माइनस हुआ 3x, फिर माइनस हुआ 8y, ठीक है, और होल के साथ आ गया 1/, देखो क्यों 29 इधर मल्टीप्लाई था जी के साथ, तो ये आ गया 1/29। तो मैंने क्या किया, इन तीनों इक्वेशंस में से डायगोनल के वेरिएबल्स की इक्वेशंस बना ली, ठीक है। तो अब इन्हीं तीनों इक्वेशंस का बच्चों हम इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे गॉस साइडल और जैकोबीज में क्या फ़र्क है, इन दोनों आइट्रेशन मेथड में क्या डेवलपमेंट लाई गई। तो ये मेथड स्पीडली वर्क करेगा, इसी वजह से मैं ना यहाँ पे वर्क कह लें आपको समझाने के लिए टाइम लगा रहा था। फर्स्ट आइट्रेशन में आपने क्या करना बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें बच्चों कह लो अपडेटिंग, जैसे अपडेट होता है ना, लाइक मैं आपको समझाता हूँ, कोई भी गेम है, कोई भी ऐप है, जब भी वो अपडेट उसका वर्जन आ जाता है तो उसमें क्या होता है, वैल्यूज अपडेट हो जाती हैं। असल में उसमें ना डाटा अपडेट हो जाता है, तो यही यहाँ पे होगा, यानी कि डाटा जो ही किसी चीज की वैल्यू आएगी वो अपडेट हो जाएगी उसी वक्त, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आएगा, आपने बस अपने जहन में ना कह लो, कोई भी चीज है आपके मोबाइल में, आप ऐप तो यार इंस्टॉल करते होगे, आपको पता ही होगा जब भी कोई अपडेट वर्जन आता है वो उसी वक्त अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पे वो आपने आइडिया रखना अपने जहन में। तो देखिए सिंपल, आपको पता है सबसे पहले जब हम फर्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू आएगी, ठीक है। ऐसे ही y1 z1 की वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले x1, ये बच्चों हम कर रहे हैं अप टू 3 डेसिमल चले करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें लिखा नहीं था हुआ तो मैंने एज इट एज खुद से कर ली। कम से कम आपने 3 डेसिमल तक करना होता है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों x1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अभी देखो ये ऐसे ही है जैसे हमारी मेमोरी अभी खाली पड़ी हुई है। जब मेमोरी खाली है इसका मतलब किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं मिली हुई। अब x की इक्वेशन में कौन से वेरिएबल्स को वैल्यू मिलनी है, y और z को, तो लिहाजा इनमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं। इसका मतलब अभी y 0 है, z की वैल्यू भी 0 है, ठीक है, ये मेरा मतलब है। अभी आप बोलोगे सर ये तो सारा वही है, क्या नाम है अपना, जैकोबी मेथड, तो इसमें आपने नया क्या लाया, नया अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या आया। देखें बच्चों, जब मैं इस इक्वेशन में y को 0 पुट करता हूँ, z को 0 पुट करता हूँ, ये दोनों तो 0 हो गए, पीछे रह गया 95/83। तो यार ये मुझे लिख के देने की ज़रूरत नहीं है ना, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ ना इतना। तो आप यार मैथ में कमज़ोर तो नहीं हो ना इतना। तो देखो ये आ जाएगा 95/83, 1.14, ठीक है, आपके सामने है। तो 1.14 चलें, हमने जैसे कि बात की तो हम इसके आगे 4 वेरिएबल लिखते हैं, मतलब सॉरी 4 वेरिएबल क्या है, 4 नंबर लिखते हैं डेसिमल ये पॉइंट के बाद। अब मैं बच्चों y1 की जब वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँगा, अब जरा गौर कीजिएगा। अभी आप बोलेंगे सर इसका मतलब आप y1 में ये करेंगे, x की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0 पुट करोगे। नहीं यार, अब आप फंसे हो ना, यही मैं आपको कहना चाह रहा था। ये ऐसे ही है जैसे किसी चीज़ की अपडेट आई तो वो वैल्यू आगे स्टोर हो गई। अभी अपडेट आई है, x1 की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, तो यही वैल्यू आगे पुट होगी यहाँ पे, यानी y की इक्वेशन में अब x की जगह पुट होगा क्या बच्चों, x1 पुट होगा, x इज इक्वल टू x1 पुट होगा। लेकिन अभी तक z की कोई वैल्यू नहीं आई तो z 0 ही रहेगा, ठीक है। ये इस तरह से मेथड वर्क करता है। तो देखते जाएं, अभी आपको समझ में आएगा। 1/52 इंटू 104 माइनस 7 इंटू x1 की वैल्यू बच्चों यार ये आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आप पुटिंग वगैरह कर सकते हैं। मेरे पास जगह कम होगी तो मैं डायरेक्ट आपको ना आंसर देता जाऊंगा, बस ऐसे उनके ना कह लें नाम मेंशन करूंगा, ठीक है। ये आपने ना वैल्यू लिखनी है यहाँ पे। अब देखो आगे जब z की वैल्यू 0 पुट करूंगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, -0 ऐसे आ जाएगा, तो इज इक्वल टू, अब इसका आंसर निकालते हैं कितना आता है, 104 माइनस 7 इंटू हमारे पास x1 कितना आया, 1.1445। तो ये कितना आता है 95 पॉइंट, और इसको जब 52 पे डिवाइड करते हैं हम जी, तो 1.8459, ठीक है बच्चों, ये मेरे पास आई है। अब देखो अब y की भी वैल्यू अपडेट हो गई है, y में भी कुछ अपडेट आ गया, तो लिहाजा जब z1 निकालने लगेंगे तो z1 में ये नहीं होगा x 0 या y 0 पुट होगा। अब z और मतलब कि z में x की जगह x1 पुट होगा, y की जगह y1 पुट होगा। ये ऐसे काम चलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे z के जो इक्वेशन है उसमें हमारे पास x बराबर है बच्चों x1 के, और y इसमें बराबर है y1 के, ठीक है, ऐसे काम चलेगा। तो देखो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 1/29 इंटू 71 -3, साथ में x1 आया, फिर आगे आएगा -8y1। बच्चों इससे नेक्स्ट आपने एक स्टेप करना है, उसमें आपने इन दोनों की वैल्यू पुट करके देनी है उसको, ठीक है। फिर आपने आगे कैलकुलेशन करके वैल्यू तरीका हम नेक्स्ट, ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको इसकी वैल्यू लिख के दे रहा हूँ। तो इसकी मेरे पास बच्चों वैल्यू आ गई है 1.8206, 8206 7 कर सकते हो आप, क्योंकि आगे भी 6 ही है, राउंड ऑफ करें तो 7 चले हम लिख देते हैं यार।
तो ये अभी आपके पास फर्स्ट आइटरेशन डन हुई। फर्स्ट आइटरेशन में अब आपके पास ना x1 y1 और z1 की जगह ये वैल्यू स्टोर हो चुकी हैं। अब आप सेकंड आइटरेशन में जब जाओगे बच्चों, तो अब मैं यहाँ पे साइड पे यार बस डायरेक्ट सेकंड, अब मैं आइटरेशन जो है ना बच्चों, आपको फार्मूलाज तो पता है क्या होना है। अब मैं यहाँ पे आपके सामने बस करता जाऊंगा। देखो अब मैं निकालने लगूँ x2, तो x2 में आप जानते हैं आप क्या होगा। x2 में अब उसके फार्मूले में फार्मूला तो वही चलेगा जो हमने लिखा हुआ है शुरू में, लेकिन अब इसमें y की जगह y1 पुट होगा और z की जगह z1 पुट होगा। ठीक है, ओके। अब डायरेक्ट मैं वैल्यू निकालने लगा, उसमें वैल्यूज पुट करके देखें। अब आप ये लिखेंगे 1/8395 माइनस 11 y1 प्लस 4 z1। ठीक है, ये लिखोगे आप। चलो यार आपके लिए पेज भरना ही है तो हम भर देते हैं, क्योंकि यार कुछ बच्चे फिर ये गिला शिकवा ना करें सर आपने ये स्टेप नहीं किए। 1/8395 माइनस 11 y1 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस प्लस 4 z1 आ जाएगा। ओके हो गया। अब इसमें जब हम वैल्यूज पुट करके इसको निकालेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो हाँ, तो बच्चों मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई है 0.9877। ठीक है, अब देखो जब मैं y2 की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो फार्मूला वही है 1/52 इंटू 104 माइनस 7 x1 नहीं होगा यार, यही आप गलती करोगे। x1 अब नहीं रहा क्योंकि अब वैल्यू अपडेट हो गई, अब आ गई है x2 की वैल्यू। तो यहाँ पे x2 तो होगा, यानी अब यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन में x की जगह x2 है, जबकि z की जगह z1 ही है, क्योंकि z की वैल्यू अभी अपडेट नहीं हुई, वही वैल्यू अभी मेमोरी के अंदर चलती आ रही है। ठीक है, तो लिहाजा आगे आ जाएगा देखो -13 z1। ठीक है, तो अगर बच्चों कोई आपको उस्ताद समझाने वाला ना हो और आप डायरेक्ट इसका सोल्यूशन देखें, तो कभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी ये कैसे x2 z1 ये कैसे पुट हो रहा है। ठीक है, तो एक उस्ताद की लाजमी ज़रूरत होती है हर मुआशरे में। तो बच्चों मेरे पास इसकी वैल्यू आई है 1.4118। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट आगे Z2 निकालेंगे। तो Z2 के अंदर क्या होगा, अब Z2 के अंदर जहां पे वो इक्वेशन आप देख सकते हो 1/29 इंटू 71 माइनस 3x की जगह अब क्या पुट होगा, x2 पुट होगा, क्योंकि अपडेट वेरिएंट में x2 की वैल्यू है। अब हमारे पास अपडेट वेरिएंट में x की जगह x2 है, जबकि y की जगह y2 है, क्योंकि y2 निकाल चुके हुए हैं। तो ये आ जाएगा -3x2 माइनस 8y2। अब ये हम निकालते हैं कितना आता है। तो गाइस इसकी मेरे पास वैल्यू आई है 1.9566। ठीक है जी, अब हम मूव करेंगे आइट्रेशन नंबर 3 पे। तो अभी यार मेरे ख्याल में आप मुझे ये लिख के देने की ज़रूरत नहीं, आप वैसे ही समझ गए होंगे कि अपडेट वेरिएंट क्या होता है। तो मैं डायरेक्ट अब x1 x2 ये सारा कुछ आपको निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ x3, इसी के सामने हम निकालेंगे y3 और इसी के सामने निकालेंगे z3। इनमें मैं आपको बता देता हूँ वेरिएबल्स कौन कौन सा पुट होगा। ठीक है, अब ज़रा देखो बच्चों, x3 की जो बात करूँ, x3 की दफ़ा मेरे पास जो उसकी इक्वेशन में है y और z, अब उसकी दफ़ा मेरे पास जो अपडेट वेरिएंट में वैल्यूज़ आ रही हैं y2 और z2 हैं। तो लिहाजा इस इक्वेशन में आएगा 1/83 इंटू 95 माइनस 11 y2 प्लस 4 z2, यानी कि इसमें y2 और z2 की वैल्यू पुट होगी। मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब मैं इसकी वैल्यू निकाल के आपको यहाँ पे बताता हूँ कितनी आती है, क्योंकि यार मैंने ऊपर वाले स्टेप्स में क्लियर किया। अब बार बार करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको लंबी वीडियो में देखने को मिलेगा, तो मैं ये नहीं चाहता आपका वेस्ट टाइम यहाँ पे हो। तो ये बच्चों मेरे पास इसकी वैल्यू आई है 1.0517। ठीक है जी, ये मेरे पास वैल्यू आई है। अब y3 की बात करते हैं, तो देखें अब x3 यानी कि अब x की वैल्यू जो है अपडेट हो गई है। तो y3 में क्या पुट होगा, उसकी इक्वेशन में x की जगह x3 पुट होगा, जबकि z की जगह z2 ही पुट होगा। ठीक है, तो अब मैं ये निकाल के आपको बताता हूँ। अभी तक देखें हमारा जो काम है वो इतना सेटल नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक 3 यानी कि इशारिये के बाद 3 नंबर अभी तक मैच नहीं हो रहे प्रीवियस आइट्रेशन के साथ। हमने उस वक्त तक चलते रहना जब तक एक आइट्रेशन का ऊपर वाली आइट्रेशन के इशारिये के बाद 3 नंबर्स ना मैच करें हर वैल्यू में। ठीक है बच्चों, ये चक्कर होता है। तो ये बच्चों मेरे पास इसकी वैल्यू आई है y3 की 1.3693।
ठीक है जी। अब Z3 की दफ़ा क्या होगा, x और y दोनों अपडेट हो गया, तो लिहाजा Z3 की इक्वेशन में यानी कि Z की इक्वेशन में x3 और y3 पुट होगा। ठीक है, तो अब यार मैं ना इसकी आपको इक्वेशन निकाल के बताता हूँ, उसके बाद जो बाकी के आइट्रेशन है ना, ये जहाँ तक चलेगा उस वहाँ तक मैं इसकी वैल्यूज़ निकाल के ना यहाँ पे लिखूंगा और फिर आपको ना डिटेल में बता दूंगा मैंने ये कैसे किया, क्योंकि अभी आप समझ गए कि कैसे वैल्यूज़ अपडेट हो रही हैं, कैसे पुट हो रही हैं, तो लिहाजा हम डायरेक्ट अब रिजल्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको Z3 की वैल्यू निकाल के बताता हूँ। तो देखो बच्चों, मेरे पास इसकी वैल्यू आई है 1.9617। ठीक है, अब मैं यार अभी भी देखें वैल्यूज़ मैच नहीं हो पाई, काफ़ी करीब करीब तो चली गई हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा डिस्टेंस है x2 और x3 की वैल्यू में, y3 के दरमियान और y2 के दरमियान भी थोड़ा सा डिस्टेंस है और इसके दरमियान भी थोड़ा सा डिस्टेंस है। अब हम नेक्स्ट आइट्रेशंस पे मूव करेंगे, मैं ना उस वक्त तक करता हूँ जब तक ये मैच नहीं करती, फिर आपको एकदम से इसका क्या है ट्रेलर दिखाता हूँ। तो देखो बच्चों, आपके सामने रिजल्ट मेरे पास आ चुका है, ज़रा गौर करें। मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा फिफ्थ आइट्रेशन तक मैंने ये काम किया और मेरा आंसर देखें मैच हो रहा है फिफ्थ और फोर्थ आइट्रेशन का 3 डेसिमल्स तक। ठीक है, यानी कि इशारिये के बाद 3 नंबर सेम है हर एक के। एक्स की वैल्यू का देखें 0.057, वहाँ पे भी था 0.057। ठीक है, फिर y5 का मैं देखूँ तो ये था 0.367, वो भी था 0.367। इसका तो चौथा भी मैच हो गया, यहाँ पे भी सेम टू सेम यही हुआ है, इसका भी चौथा भी मैच हो गया। ये अप टू 4 डेसिमल दोनों हो गया, लेकिन हमने तो ओवरऑल इक्वेशन से देखना होता है, तो ये अप टू 3 डेसिमल हमने मैच कर दिया और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन डन होता है। ठीक है, यही काम अगर आप कर रहे होते बच्चों जाकूबी मेथड से, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 11 से 12 आइट्रेशन आपको करनी पड़नी थी, तब जाके आपका ये काम डन होना था। तो समझ गए ना, ये बच्चों साइडेड आइट्रेशन यानी कि गॉस साइडल का फ़ायदा हुआ था हमें। तो इससे आपने क्या करना है जी, बस सिंपल सी बात है, एक कंसेप्ट अपने जहन में बिठा लेना है, दिस यूजेस अपडेट मेमोरी ऑफ एन वेरिएबल। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, किसी भी वेरिएबल की अपडेट मेमोरी का इस्तेमाल करता है। ठीक हो गया, तो अभी मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक किसी नेक्स्ट मेथड्स के साथ मिलेंगे।